डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन सर और आज का टॉपिक है बूढ़ी काकी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में ही माता के निधन हो जाने पर इनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा। इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और इतिहास से बीए किया। इन्होंने मासिक पत्रिकाएं सरस्वती, मर्यादा, माधुरी, हंस का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, कर्मभूमि, पूस की रात, ईदगाह, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम आदि। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हो गया। बूढ़ी काकी का सारांश। बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी की एक ऐसी कहानी है जो समाज में बूढ़े लोगों की दयनीय स्थिति को दर्शाती है। बूढ़ी काकी को जीभ के स्वाद के अलावा अब कोई चेष्टा न बची थी। केवल खाने पीने की ख्वाहिश रह गई थी उनकी। परिवार में उनके भतीजे बुद्धिराम के अलावा कोई भी जीवित नहीं था। बुद्धिराम ने लंबे चौड़े वादे करके उनकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली थी। उस संपत्ति से बुद्धिराम को 200 रुपयों की वार्षिक आय हो जाती थी। फिर भी बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता था। आसपास के लड़के उन्हें सताया करते थे। जब उनके मन की ना होती तो वो गला फाड़कर रोती थी। बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली ही थी जो उनसे सहानुभूति रखती थी। बुद्धिराम के पुत्र मुखराम के तिलक के अवसर पर तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। तिलक का अर्थ है लगन, जिनकी सुगंध से बूढ़ी काकी आकर्षित हो रही थी। बूढ़ी काकी से रहा ना गया तो वह कढ़ा के पास आकर बैठ गई। कढ़ा वह कढ़ाई जिसमें पूड़ी और सब्जियां बनाई जा रही थीं। जब बुद्धिराम की पत्नी ने देखा तो वह बहुत गुस्सा हुई और उनको अपमानित कर उनकी कोठरी में जाने को कहा। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठकर भोजन का स्वाद लेने के सपने देख रही थी। बहुत देर हुई, उन्हें लगा कि सभी ने खाना खा लिया होगा। वह रेंगती हुई बाहर आकर बैठ गईं। मेहमान अभी भोजन कर रहे थे। जब बुद्धिराम ने उन्हें बाहर देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उनके हाथ पकड़कर घसीटता हुआ उनकी कोठरी में पटक आया। रात हो गई, किसी ने बूढ़ी काकी पर ध्यान न दिया। रात को लाडली चुपचाप बूढ़ी काकी की कोठरी में आई और अपने हिस्से की पूड़ियाँ जो उसने बचाई थीं बूढ़ी काकी को दे दी। बूढ़ी काकी ने जल्दी से वो सारी पूड़ियाँ खा ली, लेकिन उनकी भूख शांत न हुई। लाडली उनको बाहर ले गई जहाँ लोगों की झूठी पत्तलें पड़ी हुई थी। भूख से आतुर बूढ़ी काकी उन पत्तलों से लोगों के बचे हुए भोजन को खाने लगी। रूपा की जब आंख खुली तो उसने बाहर आकर यह दृश्य देखा तो वह सन्न रह गई। उसने सोचा, जिसकी संपत्ति से उनको 200 रुपयों की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। उसने बूढ़ी काकी से माफ़ी मांगी और उनको अंदर ले गई और अपने हाथों से खाना खिलाया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? मुखराम। रूपा किसकी पत्नी थी? बुद्धिराम की। किसने अपने हिस्से की पूड़ियां काकी के लिए बचाकर रखी थीं? लाडली ने। बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? रूपा। बुढ़ापा किस रोग का अंतिम समय है? तृष्णा का। बूढ़ी काकी के किस पर कोई ध्यान नहीं देता था? संताप और आर्तनाद। संताप का अर्थ होता है परेशानी और आर्तनाद का अर्थ है अंदर का दुख, आंतरिक दुख। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? बूढ़ी काकी गला फाड़ कर रोती थी। बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियां बन रही थी? बुद्धिराम के घर में
मुखराम के तिलक के उत्सव में पूड़ियां बन रही थीं। बूढ़ी काकी को कहाँ बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। पूड़ियों के कढ़ा के पास बूढ़ी काकी को बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियां देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी। शुभ अवसर पर अपशगुन के डर से बूढ़ी काकी नहीं रो रही थी। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। बूढ़ी काकी कब रोती थी। उत्तर, जब घर के सदस्य उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता, भोजन की मात्रा कम हो जाती, बाजार से आई हुई कोई चीज न मिलती तो बूढ़ी काकी रोती थी। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे। उत्तर, लड़के बूढ़ी काकी को अक्सर सताते थे। कोई उन्हें चुटकी काटकर भाग जाता तो कोई उन पर पानी का कुल्ला कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताया करते थे। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी। उत्तर, बूढ़ी काकी को पूड़ियों, घी और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा। उत्तर, बूढ़ी काकी को जूठी पतलों से पूड़ियां खाते देखकर रूपा को ग्लानि हुई। ग्लानि का मतलब दुख। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हत्या ली थी। उत्तर, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से लंबे चौड़े वादे किए, उसे तरह तरह के सब जुबाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई, क्योंकि बूढ़ी काकी के परिवार में भतीजे बुद्धिराम के सिवा और कोई नहीं था। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति हत्या ली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, क्यों। उत्तर, रूपा के बड़े लड़के मुखराम के तिलक में मेहमानों को पूड़ियां, कचौड़ियां और मसालेदार सब्जियां परोसी गईं। पूरे उत्सव में किसी ने बूढ़ी काकी को नहीं पूछा। जब सभी खा पीकर सो गए तब बूढ़ी काकी जूठी पतलों में से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी। जब रूपा ने यह दृश्य देखा तो वह सन्न रह गई। उसे बहुत ग्लानि हुई। उसे अपनी भूल पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, जिसकी संपत्ति से उन्हें 200 रुपए मिलते हैं, उसके ही साथ उसने गलत बर्ताव किया। इसी कारण रूपा को बहुत पछतावा हुआ। रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों। उत्तर, रूपा और बुद्धिराम के बेटे मुखराम के तिलक में पूड़ियां, कचौड़ियां और मसालेदार सब्जियां बन रही थी। घर में घी और मसालों की सुगंध बूढ़ी काकी को लगातार बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कढ़ा के पास पहुंच गईं। यह देखकर रूपा क्रोधित हो गई। उसने काकी को बहुत जलील किया। दूसरी बार फिर काकी आंगन में आ गई। उस समय तक मेहमान भोजन कर रहे थे। जब बुद्धिराम ने देखा तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने काकी के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें घसीटते हुए कोठरी में पटकाया। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति अमानुषी व्यवहार किया। खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे थे। उत्तर, बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। उनके मन में खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बंधे थे। वह कहती थी कि पहले सब्जी से पूड़ियां खाएगी, फिर दही और शक्कर से। रायते के साथ कचौड़ियां मज़ेदार लगेंगी। उसने कहा कि चाहे कोई कुछ भी कहे,
वह तो मांग कर खाएगी। उसे किसी की परवाह न थी। वह सोच रही थी कि इतने दिनों के बाद पूड़ियां मिल रही हैं, इसलिए वह मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाएगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में कई मंसूबे बंधे थे। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर: बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को अपनी कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं रहती जितनी वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में मनुष्य जीवन की हर कामना को पूरी करने की इच्छा रखता है और इसके लिए वह किसी की परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसके पास जीवन के कुछ वर्ष ही बाकी होते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुरागमन हुआ करता है। पुरागमन का अर्थ है दोबारा आना। उत्तर: यह कहा जाता है कि बुढ़ापा बचपन का ही रूप है। बुढ़ापे में अंगों की कमजोरी के कारण दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। बुढ़ापे में दांत कमजोर हो जाते हैं और याददाश्त भी कम हो जाती है। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चों की तरह उन्हें अपने मान अपमान की ज्यादा परवाह नहीं होती है। बचपन और बुढ़ापे में अधिकांश बातें समान हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुरागमन होता है। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। लड़कों और बूढ़ों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों में पीढ़ियों का अंतर होता है। बूढ़े लोगों की अपनी सोच व धारणा होती है। इसके विपरीत नई पीढ़ी के लड़के अपनी सोच समझ रखते हैं और नए ढंग से काम करने का प्रयास करते हैं। दोनों के विचारों में टकराव व मतभेद होना स्वाभाविक है। इस कारण लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। समानार्थी शब्द दीजिए। दीनता, गरीबी। वाटिका, बाग या बगीचा। विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। प्रतिकूल, अनुकूल। सज्जन, दुर्जन। अनुराग, विराग। सुलभ, दुर्लभ। अपशकुन, शकुन। दीर्घाहार, अल्पाहार। निर्लज्जता, लज्जा। अपरिमित, परिमित। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जहां घटना बनी है वह जगह घटना स्थल। जीभ का स्वाद, रसास्वाद। भूख से आतुर, शुद्धातुर। धीरज की परीक्षा लेने वाली, धैर्य परीक्षक। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सब्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना। बुद्धिराम ने काकी को सब्ज बाग दिखाए। आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। राम के फेल होने पर उसके पिताजी आपे से बाहर हो गए। उबल पड़ना, क्रोधित होना। मेरे बार बार झूठ बोलने पर मेरी मां उबल पड़ी। छाती पर सवार होना, सामने अड़ जाना। कर्जा न चुकाने पर लेनदार हमारी छाती पर सवार हो गए। नाक कटवाना, इज्जत खोना। कमजोर टीम से हारकर हमारी टीम ने नाक कटवा दी। बेसिर पैर की बात, बेकार की बात या असंगत बात करना। रोहन कक्षा में बेसिर पैर की बातें कर सभी को परेशान करता है। हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य में डूब जाना। बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों से बचा हुआ खाना खाता देख रूपा सन्न रह गई। मुंह बाएं फिरना, बेकार की हालत में घूमना। कुछ काम क्यों नहीं करते? पूरे दिन मुंह बाएं घूमते रहते हो। कलेजे में हुक सी उठना, मन में ग्लानि होना या दुखी होना। अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए कभी कभी कलेजे में हुक सी उठती है। रोटियों के लाले पड़ना, खाने के लिए कुछ ना होना। इस साल बारिश ना होने से गरीब किसानों के खाने के लाले पड़ गए। आग बबूला हो जाना, बहुत गुस्सा होना। बच्चों के शोर करने पर
गुरुजी आग बबूला हो गए। जवाब दे चुकना, साथ छोड़ देना। बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से काकी का शरीर जवाब दे चुका था। कलेजा पसीजना, दया आना। बूढ़ी काकी की हालत देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। संधि विच्छेद कीजिए। परमानंद, परम धन आनंद। अर्धांगिनी, अर्ध धन अंगिनी। सहानुभूति, सहधन अनुभूति। व्याकुल, विधन आकुल। प्रतीक्षा, प्रतिधन इच्छा। शुधातुर, शुधाधन आतुर। रक्षागार, रक्षाधन आगार। सदिच्छाएं, सतधन इच्छाएं। दुर्गति, दुहधन गति। परमात्मा, परम धन आत्मा। स्वार्थानुकूलता, स्वार्थ धन अनुकूलता। रसास्वादन, रसधन आस्वादन। दीर्घाहार, दीर्घधन आहार। कंठावरुद्ध, कंठधन अवरुद्ध। कालांतर, कालधन अंतर। सज्जन, सतधन जन। पुरागमन, पुनः धन आगमन। सम्मुख, समधन मुख। विग्रह करके समास का नाम बताइए। शुधातुर, शुधा से आतुर, कर्ण तत्पुरुष समास। सदिच्छाएं, सत है इच्छाएं जो, कर्मधारय समास। शुधावर्धक, शुधा को बढ़ाने वाला है जो, कर्मधारय समास। रसास्वादन, रस का आस्वादन, संबंध तत्पुरुष। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।